नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर। तो आज हम आपको खास खबर खास नजर में तमाम खबरें दिखाएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर रही। पहली खबर में आज बात करेंगे पीएम के सफल विदेश दौरे की। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा करके हाल ही में लौटे हैं। दूसरी खबर में बात होगी देश की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां गंगा की। एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों के उन दावों को गलत साबित कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2035 तक मां गंगा सूख जाएगी। तीसरी खबर में बात कमलनाथ की जीत के फॉर्मूले की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक वध फॉर्मूले पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब उन नेताओं से एक पद लिया जाएगा जो या तो विधायक और जिला अध्यक्ष है या फिर जिला अध्यक्ष होते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे आधी आबादी मांगे पूरा हक की, यानी कि बीजेपी महिला मोर्चा ने चुनाव में 50% आरक्षण देने की मांग उठा दी है। इसके साथ ही महिला मोर्चा ने राज्यसभा में टिकट की भी मांग की है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला पीएम मोदी के दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का समापन हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी के यूरोप दौरे को एक उपलब्धि माना जा रहा है। मोदी ने इस दौरे में भारत की गुट निरपेक्षता को सही मायने में स्थापित किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, भारत किसी गुट में नहीं है। रूस और नाटो देशों के साथ भारत अपने संबंध संतुलित रखने का हिमायती है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्राओं से मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति के द्वार भी खोले हैं। उनकी यात्रा के दौरान जर्मनी सहित 3 देशों से व्यापारिक समझौते किए गए। मोदी अब तक 63 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और हर यात्रा में भारत ने कुछ हासिल अवश्य किया है। मोदी की जर्मनी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप की शुरुआत जर्मनी से हुई। मोदी ने जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और जर्मनी के व्यापारिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत के व्यापक आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत में बढ़ते स्टार्टअप व यूनिकॉर्न की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विश्व के बिजनेस लीडरों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत और जर्मनी के बीच टिकाऊ विकास के लिए समझौते भी किए गए। जर्मनी ने भारत को वर्ष 2030 तक $10.5 बिलियन देने का वादा किया। इस राशि का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। पीएम ने जर्मन चांसलर के साथ इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के 6ठे प्लानरी सेशन में भी हिस्सा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के बीच भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा की। पीएम के दौरे की शुरुआत जर्मनी से हुई। मोदी ने चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की। भारत जर्मनी के व्यापार संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत आमंत्रित किया। जर्मनी भारत को $10.5 बिलियन देगा। भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी अपनी यूरोप यात्रा के अगले चरण में डेनमार्क पहुंचे। हवाई अड्डे पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच अलग से डिप्लोमेटिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। मोदी डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। नॉर्डिक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड देश हैं। इन देशों के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन कोरोना महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित था। सम्मेलन में भाग लेने के बाद मोदी ने मीडिया से कहा कि भारत और नॉर्डिक देश विश्व की समृद्धि और निरंतर विकास से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से पीएम की चर्चा। अलग से डिप्लोमेटिक मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। मोदी डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए।
कोरोना, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित था सम्मेलन। नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात। सम्मेलन से तर मोदी ने नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों से भी चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन रूस संघर्ष सहित वैश्विक हालात पर बात की। पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से अनेक मुद्दों पर बात की। इस दौरान ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अनेक क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार पर चर्चा हुई। मोदी ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन से भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर बात की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से मिले। ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा हुई। स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन से भी मिले मोदी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। फ्रांस में मोदी ने की बिजनेस की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे के आखिरी दिन फ्रांस पहुंचे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं फ्रांस यात्रा थी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण उपजे संकट से निपटने पर चर्चा की। साथ ही रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। रूस की वैश्विक स्थिति के कारण भारत अब रक्षा के क्षेत्र में नए साझेदार की तलाश में है। फ्रांस से भारत का रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। फ्रांस अब भारत के लिए नया रूस बनता जा रहा है। भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। फ्रांस में मोदी ने इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हुई। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा भारत की सफल विदेश नीति का कारण है। इस दौरान उन्होंने अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की। जर्मनी में भारत अरबों डॉलर के समझौते करने में कामयाब रहा। डेनमार्क में भी मोदी ने अपनी लोकप्रियता से वहां की प्रधानमंत्री को चकित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात में मोदी भारत के लिए रक्षा सहयोग का नया मोर्चा खोलने में कामयाब रहे। मोदी की यह 63वीं विदेश यात्रा थी। उनकी इस यात्रा को भारत में आशा की नजरों से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर भी तेज गति से पिघल रहा है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय के ग्लेशियर पर नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से गंगा के नही के सूखने का खतरा भी लगभग समाप्त हो गया है। देखिए रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को दिखाता है। पृथ्वी के लिए प्रकाश और गर्मी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उससे पहले कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव के कारण पृथ्वी पर गर्मी बनी रहती है। अगर यह ना हो तो पृथ्वी पर बहुत ठंड होगी, जिसके कारण जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसों के असंतुलित रूप से बढ़ने के कारण सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यही जलवायु परिवर्तन की समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण मॉनसून के पैटर्न में बदलाव भी आता है, जिसकी वजह से कहीं सूखा तो कहीं अधिक बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। तापमान में बढ़ोतरी के कारण वनों में आग लगने जैसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वातावरण में गर्मी बढ़ने के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? तापमान के परिवर्तन से होती है ग्लोबल वार्मिंग।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैस का धरती पर पहुंचना भी एक कारण है। प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रहा है धरती का तापमान। जंगलों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलने की रिपोर्ट अक्सर आती रहती है और रिपोर्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने आगाह भी किया है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के साथ हिमालय का भी ग्लेशियर पिघल जाएगा। हिमालय का ग्लेशियर पिघलने से गंगा नदी भी सूख सकती है। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के बीच हर भारतीय के लिए खुशी देने वाली खबर सामने आई है। देश की आस्था और खुशहाली का केंद्र गंगा नदी के सूखने का कोई खतरा नहीं है। कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर और ग्लेशियोलॉजिस्ट विजय के रैना के ताज़ा अध्ययन ने आईपीसीसी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। नहीं पिघलेगी हिमालय की बर्फ, कैटो इंस्टीट्यूट ने रिसर्च में किया दावा। कैटो ने आईपीसीसी के दावे को किया खारिज। नहीं गायब होगा हिमालय का ग्लेशियर। आईपीसीसी ने ग्लेशियर को लेकर किया था दावा। 2035 तक गायब हो जाएगा हिमालय का ग्लेशियर। बता दें, पर्यावरण संबंधी कई जर्नल्स में चेतावनी भी दी जाती रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र के हजारों ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के प्रवाह में भारी कमी आएगी और सूखा पड़ेगा। और 2007 में आईपीसीसी यानी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने दावा किया था कि 2035 तक सभी हिमालय ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने भी 2019 की विशेष रिपोर्ट में दावा किया था कि गंगा का करीब 70% प्रवाह हिमालय के ग्लेशियरों के पिघले पानी से आता है। चूँकि गंगा बेसिन में उत्तर भारत और बांग्लादेश के भारी आबादी वाले राज्य बसे हैं और यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, इसलिए विश्लेषकों को चिंता थी कि ग्लेशियर पिघलने में तेजी और इनके गायब होने से खेती तबाह हो जाएगी। क्या था आईपीसीसी का दावा? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने किया था दावा। 2007 में आईपीसीसी ने हिमालय के ग्लेशियर पर किया दावा। 2035 तक गायब हो जाएगा हिमालय का पूरा ग्लेशियर। इकोनॉमिस्ट ने भी 2019 की विशेष रिपोर्ट में किया दावा। गंगा का 70% पानी हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से आता है। कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर और ग्लेशियोलॉजिस्ट विजय के रैना ने अपने अध्ययन में साफ किया कि हिमालय में ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया हाल ही में तापमान बढ़ने से शुरू नहीं हुई है। अध्ययन में बताया गया कि हिमालय के ग्लेशियर 11,700 साल से पिघल रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है और हमेशा से ग्लेशियर पिघलते रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक हिमयुग की समाप्ति के बाद से ही ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए थे। बता दें कि बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें जो अपने भार की वजह से खिसकती रहती हैं, उन्हें ही ग्लेशियर कहते हैं। नदी की तुलना में ग्लेशियर के बहने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। हजारों साल से पिघल रहा हिमालय। कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया, ग्लेशियोलॉजिस्ट विजय के रैना ने अपने अध्ययन में किया साफ। करीब 11,700 साल से पिघल रहा है हिमालय का ग्लेशियर। हिमयुग की समाप्ति के बाद से पिघल रहा है हिमालय का ग्लेशियर। वहीं इसरो के ताज़ा उपग्रह अध्ययन पुष्टि करते हैं कि 2002 से 2011 के बीच हिमालय में अधिकांश ग्लेशियर स्थिर रहे। कुछ ही ग्लेशियर सिकुड़े हैं। वास्तविकता यह है कि गंगा नदी के स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर का पीछे हटना घटकर 33 फीट प्रति वर्ष रह गया है। इस तरह यह 3000 साल तक बना रहेगा। अय्यर के मुताबिक आमतौर पर गंगा बेसिन में बहुत बर्फबारी होती है, जो 8,60,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। कई बार यह ग्लेशियर क्षेत्र को ढक लेता है। यह बर्फ
बसंत में पिघलती है और गर्मियों में गंगा में पानी आता रहता है। दरअसल ग्लेशियर के पिघलने का गंगा नदी के प्रवाह में योगदान 1% से भी कम है। इसरो की पुष्टि। इसरो के ताजा उपग्रह अध्ययन ने की पुष्टि। 2002 से 2011 के बीच स्थिर रहे अधिकांश ग्लेशियर। गंगा नदी में घट रहा गंगोत्री ग्लेशियर का स्रोत। गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे हटने से घट रहा है स्रोत। ग्लेशियर का अब सिर्फ 33 फीट रह गया है स्रोत। करीब 3000 साल तक बना रहेगा हिमालय का ग्लेशियर। हालांकि अब तक यह माना जाता रहा है कि गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। नदियों का प्रवाह बारिश और हिमपात से होता है, जो ग्लेशियर गायब होने के बाद भी जारी रहेगा। कई अध्ययनों से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते महासागरों से अधिक वाष्पीकरण होगा, वातावरण में अधिक बादल बनेंगे। इसके चलते बर्फबारी और बारिश होती रहेगी। ऐसे में गंगा का प्रवाह बना रहेगा। इसके साथ ही अध्ययन में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते महासागर के पानी का और अधिक वाष्पीकरण होगा। इसके कारण और ज्यादा बादल बनेंगे और बारिश होगी। इस लिहाज से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ेगा, न कि कम होगा। गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर। नदियों का प्रवाह बारिश और हिमपात से होता है। ग्लेशियर गायब होने के बाद भी जारी रहेगा प्रवाह। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पानी का होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की वजह से होगी ज्यादा बारिश। बारिश के कारण बढ़ेगा गंगा नदी का जल स्तर। हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि हिमालय के ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं पड़ रहा। अब हम आपको धरती के तापमान पर असर डालने वाले ग्लेशियर के बारे में बताते हैं। बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें जो अपने भार की वजह से ही खिसकती रहती हैं, उन्हें ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी कहते हैं। नदी में पानी ढाल की तरफ बहता है, जबकि ग्लेशियर में बर्फ नीचे की ओर खिसकती है। नदी की तुलना में इनके बहने की रफ्तार धीमी होती है। आमतौर पर ग्लेशियर 24 घंटे में 4.5 इंच आगे बढ़ते हैं, लेकिन अलग-अलग ग्लेशियर की रफ्तार अलग-अलग होती है। अलास्का और ग्रीनलैंड में ये 24 घंटे में 12 मीटर तक खिसकते हैं। ग्लेशियर में बर्फ नीचे की ओर खिसकती है। नदी की तुलना में ग्लेशियर के बहने की रफ्तार कम होती है। आमतौर पर ग्लेशियर 24 घंटे में 4.5 इंच आगे बढ़ते हैं। अलग-अलग ग्लेशियर की रफ्तार होती है अलग-अलग। अलास्का और ग्रीनलैंड तक खिसकता है ग्लेशियर। ग्लेशियर उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां बर्फ पिघलने की तुलना में बर्फबारी ज्यादा होती है। ग्लेशियर बनने के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 2023 में होने जा रहा चुनाव कांग्रेस दमोह की तर्ज पर एक व्यक्ति एक पद मॉडल पर लड़ने जा रही है। कांग्रेस उन जिलाध्यक्षों को पद से हटाएगी जो या तो चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं और पार्टी उन्हें मैदान में उतार भी सकती है, या फिर विधायक और जिलाध्यक्ष दोनों ही पदों पर बैठे हैं। हालांकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला बीजेपी की देन है और कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर ही चल रही है। वो बात और है कि बीजेपी में भी कुछ नेता दो पदों पर बैठे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी तंज भी कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ जब तक 2 पदों पर बैठे थे तब तक इस फॉर्मूले की बात कांग्रेस के लिए महज हवा हवाई थी, लेकिन नाथ के एक पद छोड़ने के बाद एक व्यक्ति एक फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। नाथ के इस फॉर्मूले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या आखिर नाथ के पद छोड़ने के बाद ही एक व्यक्ति एक पद की याद क्यों आई? क्या इससे पहले नाथ खुद पर इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते थे? देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिछ चुकी बिसात पर कांग्रेस ने अपनी चाल तेज कर दी है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां किसान कर्ज माफी और कर्मचारी पेंशन की चाल चल चुकी है और अब कमलनाथ के एक पद छोड़ने के बाद कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है। कांग्रेस 2023 के चुनाव से पहले उन जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रही है जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है। हालांकि दमोह उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले को अपनाया था और उपचुनाव से पहले जिला अध्यक्ष अजय टंडन को जिला अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त कर दिया था। दाव चल गया और दमोह सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। इसी के चलते कांग्रेस ऐसे आधा दर्जन जिलों में नया जिला अध्यक्ष तलाश रही है। इनमें अनूपपुर, मुरैना ग्रामीण और खरगोन जिला शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी उन जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी से मुक्त करने की तैयारी में है जो विधायकी के साथ जिले की कमान संभाल रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी अब ऐसे चेहरे तलाश रही है जो चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सके। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कमलनाथ की इस प्लानिंग से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। कमलनाथ जी हर जिले हर व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। जो भी प्रभावशील लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, सबको एक जो है जिम्मेदारी और एक फोकस्ड एरिया काम के लिए सौंपा जाए और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। उनकी परेशानी है कि अगर कमलनाथ जी की इस प्लानिंग सक्सेस हो जाती है तो 1.5%, 3%, 4% वोट बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद है। दमोह के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी तक एक व्यक्ति एक पद की बात कम ही सुनाई देती थी क्योंकि कमलनाथ खुद ही दो पद लेकर बैठे थे। पहले मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष का पद, फिर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष का। हालांकि अंदरूनी विरोध के चलते नाथ को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा और पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की बात उठने लगी। उधर जिला अध्यक्ष को 2023 के चुनाव में उतारने के कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कमलनाथ पर हमला बोला। हालांकि उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया। सर, कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कांग्रेस की लड़ाई है। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी ने या कमलनाथ जी ने नकल करने का प्रयास किया है वहां पर अकल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि निर्णय अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इसी पर चलती है, पर कांग्रेस वो पार्टी है जो परिवार की होकर रह गई है और मध्य प्रदेश में भी जो महानुभव इस फॉर्मूले को लेकर आए हैं वो 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के लिए उनकी घोषणा हो गई है और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का एक व्यक्ति एक पद का प्लान कितना सफल होता है। इस प्लान के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में परचम लहराएगी। देखना यह भी होगा कि इस प्लान को लाने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह समाप्त होगी या फिर उसका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा और पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही भाजपा महिला मोर्चा की मांग ने सारे राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी है। महिला मोर्चा ने विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की है। इसके पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग उठती रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए राजी नहीं हुआ है। अब चुनाव से पहले इस नई मांग ने फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी महिला मोर्चों की मांग का समर्थन किया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल के अंत में होंगे, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के महिला मोर्चा ने एक ऐसी मांग रख दी है जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। भाजपा महिला मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माया नरौलिया ने ये मांग उठाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनका जवाब था हाँ, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, महिलाएं जब काम कर रही हैं, घर द्वार छोड़कर दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी ये अपनी बात रखूंगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, सब जगह मिलना चाहिए और हमारी पार्टी दे भी रही है। नहीं, मैं तो संगठन की कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी संगठन जो निर्देश करेगा उसका पालन करूँगा। ये पहला मौका नहीं है जब महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग उठी है। इसके पहले समय समय पर ये मांग उठती रही है। अगर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो हालात इससे ठीक उलट हैं।
साल 2013 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2013 के चुनाव में 31 महिलाओं ने चुनाव जीता था। इनमें भाजपा के 24, कांग्रेस की 5 और बसपा की 2 विधायक थीं। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या करीब आधी रह गई। 15वीं विधानसभा में 17 महिला विधायक ही निर्वाचित हुईं, जिसमें 9 भाजपा और 8 कांग्रेस की हैं। इसमें से भी एक इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और बाद में हुए उपचुनाव में सीट गंवा दी थी। राजनीतिक दल भले ही आधी आबादी की बराबर हिस्सेदारी की बात करें, मगर उन्हें चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाते। मध्य प्रदेश में इस बार 29 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने कुल 9 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जिनमें से सिर्फ 4 महिला सांसद ही निर्वाचित हुई। ये सभी भाजपा से हैं। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात सामने आती है कि राज्य से 5 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। राज्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,67,42,970 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,46,23,623 है। इस तरह राज्य में पुरुष और महिला मतदाता लगभग बराबर हैं। इसके बाद भी ना तो पार्टियों ने महिलाओं को संख्या के आधार पर उम्मीदवार बनाया और ना ही जनता ने स्वीकारा। लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की मांग के बाद ये प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी महिला मोर्चा की इस मांग का समर्थन करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे को इस बात की बधाई है कि कम से कम उन्होंने तो जो है प्रियंका गांधी के आह्वान की नकल की, शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने तो आगे बढ़ के जो है 40% टिकटें बांटी हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं में एक जागृति आई है इस कांग्रेस के इस महाप्रयास से। इसके लिए खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और 50% महिलाओं को टिकट देनी चाहिए। और राज्यसभा में भी अगर महिलाएं भेजी जाएं तो समाज में जो है एक संतुलन की स्थिति बनेगी। साफ है कि बीजेपी महिला मोर्चा की मांग ऐसी है कि इसे पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इस मांग ने एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। अब बीजेपी का आधिकारिक बयान क्या आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस ने हालांकि इसका समर्थन तो किया है, लेकिन क्या कांग्रेस खुद प्रदेश में प्रियंका के फार्मूले पर अमल करेगी, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम खास खबर खास नजर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।